हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे एकलव्य सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस करने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉसेस लॉ को भी जानेंगे, गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट और प्रूफ को आज हम देखेंगे। और हाँ, आज हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल एंड व्हाट इज द एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर आप सबको पता था 11th में, उसी का छोटा सा पार्ट है। एक बार रिकॉल करवा दूंगा क्योंकि बिना एरियल वेक्टर के आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से ध्यान दे के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। बिना क्या टाइम वेस्ट किए, टाइम नहीं, टॉपिक वेस्ट किए नहीं, है ना। टॉपिक वेस्ट कर दोगे तब तो क्या हो जाएगा, तब तो सत्यानाश। ठीक है, चलो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले अपने लोग को सबसे पहले समझना चाहिए व्हाट इज द एरियल वेक्टर। क्या कि एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, ठीक है। एरिया वेक्टर होता क्या है। तो क्लास 11th में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि अगर कोई सरफेस से आपको इसके एरियल वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, तो जो एरियल वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? किसी भी सरफेस के, ठीक है। एरियल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस। सपोज दैट ये अपने पास कोई सरफेस, हमने एक सरफेस बनाया, इसका जो एरियल वेक्टर होगा वो क्या होगा पता है? इसका जो एरियल वेक्टर होगा वो होगा ये, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब क्या सर? इस सरफेस से ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, वो इसका वो क्या है? एरियल वेक्टर। और इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है एरियल वेक्टर की, जो लेंथ होती है, जो इसकी लेंथ होती है, ये बताता है आपका मैग्नीट्यूड। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका क्या बताता है? डायरेक्शन। मतलब यहां पे एक यूनिट वेक्टर एन कैप आ जाएगा और ये एरियल वेक्टर ए है, वेक्टर ए। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं एरियल वेक्टर की बात करूं तो एरियल वेक्टर हो जाएगा क्या? ए एन कैप। क्या हो जाएगा? ए एन कैप। एन कैप जहां पे क्या है? एन कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है और ए क्या है? आपका एरियल वेक्टर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, इतना तो समझ में आ गया हमें, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन बताता है किसी एरिया का, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे होता है? 90 डिग्री होता है किसी भी सरफेस के। इसका ये किसी भी सरफेस का यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? ए इंटू एन कैप। एन कैप क्या बताता है? उसका यूनिट वेक्टर बताता है। बात समझ में? यूनिट वेक्टर का काम क्या है? 11th में आपको याद होगा, मैंने वेक्टर का चैप्टर पढ़ाया था कि यूनिट वेक्टर काम होता है आपका डायरेक्शन बताना, कि भैया इस डायरेक्शन में आपको चलना है। चलो, फिर अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले, जिसका नाम है सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल, ठीक है। ये सॉलिड एंगल क्या होता है? नॉर्मल एंगल आपने पढ़ा है, लिनियर एंगल या सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल में ध्यान से देखना क्या होता है कि अगर सपोज दैट आपके पास कोई स्फेयर है, या कोई स्फेयर क्या कोई सॉलिड हो गया, ठीक है। एक स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर के सेंटर पे, इस स्फेयर का सेंटर होगा यहाँ पे, और इस स्फेयर के ऊपर हमने एक सरफेस ले लिया इतना बड़ा। ये हमने एक सरफेस ले लिया, ओके। ये जो सरफेस हमने लिया इसके ऊपर
ये एक सरफेस लिया, इस सरफेस के थ्रू इसके सेंटर पे, क्या इस सरफेस के थ्रू इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इसके सरफेस के थ्रू जो इसके सेंटर पे एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। और छोटा सा सरफेस अगर हमने क्या ले लिया, ये छोटा सरफेस ds है, क्या है, छोटा सा सरफेस ds है। इस ds सरफेस से क्या हो गया, इस ds सरफेस से छोटा सरफेस dA ले लें, ds क्या बात है ना, छोटा सरफेस क्या ले लिया हमने, dA। एक छोटा सरफेस हमने dA लिया, इसके वजह से इस स्फीयर के सेंटर पे एक क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या है, DW। कोई दिक्कत? और यही DW क्या बताता है, यही DW होता है आपका सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल। सर ये क्या, ये तो अपना एक इंडिकेशन बता दिया, बिल्कुल हाँ बता दिया। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है भाई, किसी भी सरफेस से किसी भी सेंटर के डिस्टेंस बीच की डिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस जितना दूर जाएंगे, देखो इस रेडियस को जैसे बढ़ाएंगे, तो अगर इसको बढ़ा दिए, थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दिए, तो नया इससे बड़ा सरफेस मिल गया, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि रेडियस ज़्यादा बढ़ रहा है, सरफेस कम बढ़ रहा है ना। तो जो एरिया बढ़ रहा है, ये जो एरिया बढ़ रहा है DA, वो प्रोपोर्शनल है किसके, आपके R स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के, R स्क्वायर के। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो DA आया और अपॉन R स्क्वायर आया, ये एक कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ सर, ये तो कांस्टेंट होगा। और यही जो कांस्टेंट है, वही इसमें कांस्टेंट क्या होगा भैया, एंगल चेंज हो रहा है, एंगल तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये जो कांस्टेंट आया, यही है अपना डी ओमेगा। फिर से नहीं समझ में आई, यहाँ पे DA एरिया बदल दो, रेडियस बदल दो, लेकिन इसके सेंटर पे जो एंगल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमने क्या किया, इसका रेडियस बदल दिया, एंगल बदल दिया, तो इसका जो रेशियो आया वो कांस्टेंट आया। और वही कांस्टेंट आपका इंडिकेट करता है क्या, एक सॉलिड एंगल। क्या इंडिकेट करता है, एक सॉलिड एंगल। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई, हाँ है ना। लेकिन ये कब के लिए है, जब ये जो सरफेस है, जो इसका एरिया वेक्टर है, वो क्या है, वो इसके परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो सरफेस लेते हैं हम, वो थोड़ा क्या हो जाता है, एंगल पे आ जाता है। क्या जाता है, एंगल पे। सर ऐसे कैसे हो जाता है एंगल पे? कोई नहीं सर, बताते हैं आपको, है ना। एंगल मीन्स हम बताना क्या चाहते हैं, सपोज दैट कोई सरफेस हुआ, अब की बारी हमने क्या ले लिया, ये सरफेस हटाओ थोड़ा सा, है ना। हमने क्या ले लिया, एक सरफेस ले लिया जो कि ऐसे है, ये भी थोड़ा गलत हो जाएगा, ये है, ठीक है। ये एक सरफेस लिया, इसका जो एरियल वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये DA हो गया और ये n कैप भी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो हमें एंगल बन रहा है वो इतने बड़े एंगल से बन रहा है ना, इतने बड़े एंगल से। तो हमें इसका जो क्या निकलेगा, इसका जो निकालना है, हमें एंगल निकालना है, तो ये निकलेगा, है ना। ये हुआ आपका D थीटा, ये हुआ अगर आपका थीटा। तो ये जो सरफेस आपका बना, ये जो सरफेस बना, एंगल तो यही बना रहा है सरफेस, ये वाला एंगल। तो अगर हमने एक ऐसा सरफेस लिया जो कि परपेंडिकुलर निकाले इससे, अभी तो ये परपेंडिकुलर निकल नहीं रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे समझाऊंगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई, आगे समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले तब तक हम यूनिट वगैरह देख लेते हैं, अभी आगे समझ में आएगा आपको। जब मैं गॉस लॉ पढ़ाने लगूंगा ना तो आएगा आपको, जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने लगूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो देखो ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं, ये डी ओमेगा है, आप बोलोगे हाँ सर डी ओमेगा तो है ना। अच्छा, जब डी ओमेगा है तो इसकी यूनिट की अगर बात कर लें, किसकी, इसकी यूनिट की बात कर लें, तो इसकी यूनिट कितना आती है, इसकी जो यूनिट होती है इसको बोलेंगे स्टेरेडियन, जहाँ पे SR मतलब स्टेरेडियन। क्या है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। अच्छा, अगर मैं बात कर लूं इफ DA इज इक्वल्स टू R स्क्वायर के हो जाए, तो डी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 SR।
मतलब एक स्टेरेडियन एक ऐसा एंगल होता है जिसके लिए जो सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल हो जाए, वो इसके रेडियस के इक्वल हो जाए, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। अगर सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो गया तो वहाँ पे आपको जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपका एक 1 स्टेरेडियन एंगल मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। अब अगर मैं इसी को थोड़ा एनहेंस कर दूं कि भैया अगर यहाँ पे एरिया हमने छोटा सा पार्ट लिया है, अगर हम बात करते हैं यहीं पे कि फॉर टोटल एरिया, फॉर टोटल सरफेस, अगर हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर टोटल सरफेस, किसकी बात करते हैं, फॉर टोटल सरफेस, है ना। टोटल सरफेस के लिए क्या हो जाता है, टोटल सरफेस के लिए टोटल सरफेस आपको क्या है, एक स्फेयर है, और स्फेयर का जो एरिया होता है, कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे तो यहाँ पे जो टोटल एंगल बनेगा ओमेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा, अब डी ओमेगा से ओमेगा का, क्योंकि बड़े के लिए बात हो रही है, डी ओमेगा तो छोटा पार्ट था, है ना, बड़ा सरफेस बात करने हैं, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया हो गया, और अपान में रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 पाई आ गया। तो 4 पाई एंगल जहाँ पे भी होगा समझ लो वहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा बन रहा है। 4 पाई स्टेरेडियन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे समझ लो एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा बन रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल सर आ रही है। वहाँ पे सरफेस कैसा होगा, सर्कुलर सरफेस, या सॉरी स्फेरिकल सरफेस होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आप बोलोगे हाँ सर इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। डी ओमेगा मतलब 1 स्टेरेडियन कब होगा, जब एरिया आपका कितने के इक्वल हो जाए, जब आपका एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 1 स्टेरेडियन के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है, आप बोलोगे हाँ सर बात तो समझ में आ रही है, ठीक है, इतना समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर एरियल वेक्टर के बीच में एंगल दे दे, मैं वही कभी समझाना चाह रहा हूं कि अब अगर क्या हो जाए कि आपके ये डी ओमेगा है, ठीक है, एरियल वेक्टर आपका थोड़ा ऐसे जा रहा है लेकिन एक्चुअल में है ये ऐसे, सरफेस है ना, ये सरफेस एंगल बना रहा है लेकिन है एक्चुअल में ऐसे। तो ये आपका डी ए है, तो ये थीटा बना रहा है, तो थीटा का बगल वाला क्या होता है, थीटा का बगल होता है बाबू डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, डी ए कॉस थीटा। तो एक्चुअल में ये जो एरिया है ये क्या है, ये जो एरिया बन रहा है ये वाला जो एरिया बन रहा है, ध्यान से सुन लो, ये वाला ग्रीन वाला जो एरिया बन रहा है इसका एरियल वेक्टर क्या है, डी ए कॉस थीटा है, हाँ या ना। क्योंकि ये तो एक एंगल बना रहा था, ये सरफेस थोड़ा तिरछा था, थीटा एंगल बना रहा था, तो हमने इस सरफेस को सीधा किया। जब सरफेस को सीधा किया तो वहाँ पे एरिया वेक्टर चेंज हो गया डी ए कॉस थीटा में, और जब डी ए कॉस थीटा में चेंज हो गया तो वहाँ पे जो डी ओमेगा आया वो क्या आया, डी ए कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये भी एक रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन द प्रूफिंग ऑफ क्या, इन द प्रूफिंग ऑफ गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम को प्रूफ करने में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि कॉस थीटा कैसे आया। अच्छा एक बात बोलें, अगर ये कॉस थीटा है तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसका सर, ये डॉट प्रोडक्ट है इंटू एन कैप, एन कैप क्या है, इसका डायरेक्शन बताता है, अपॉन में आर स्क्वायर हो गया डी ओमेगा। कोई दिक्कत, अगर कहीं पे भी ऐसे भी आ जाए तो आप सही मानेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, ये वाला रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का, सच में सही सच बोलना। अगर हो तो भाई कमेंट में बता दो, क्योंकि आपका अभी आज तक एक कमेंट नहीं आया है। कमेंट नहीं आने का मतलब समझते हो, आपको सब आ रहा है ना। इतना समय पढ़ने लगा कि सब आ रहा है, अच्छा मुझे नहीं पता था, है ना। चलो यहाँ तक आ गया। आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ तक जब आ गया तो अब हम पहुँचते हैं किस पे, अपने टॉपिक पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पढ़ने से पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताते हैं, ये लाइन हो गया, 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 ये सारे क्या हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये क्या है, सारे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कोई दिक्कत नहीं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हमें पता चलेगा सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पे एक सरफेस इमेजिन किया। सरफेस इमेजिन कैसे किया सर, ध्यान से देख लो। एक सरफेस ऐसे इमेजिन किया, ऐसे, ठीक है, जिसपे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आपको पता है कि जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी
वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। तो उसी को लिए हमने माना एक सरफेस जहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो उसमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में? तो ध्यान से सुन लो, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ना, इसी सरफेस से होकर जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, जो होकर जाती हैं, किसी सरफेस से होकर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होके जाती हैं, वो आपकी बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आई? मतलब पर यूनिट सरफेस एरिया से आपकी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, वो आपकी बताएगी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया ये कि अगर किसी सरफेस ए से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन n होके जा रही हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होके जा रही हैं, तो पर यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होके जा रही हैं, वो बताता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करें, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू ए। क्या हो जाएगा, E इंटू ए। अब इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे इसका एरियल वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। और अगर छोटा सा सरफेस लिए हैं तो अगर इस वाले ऊपर वाला जो फिगर है, ऊपर वाले फिगर में देखोगे तो अगर इस सरफेस को हम मान लें डी ए, ये क्या है, एक डी ए सरफेस है, तो आपका ये जो एरियल वेक्टर होगा वो ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच जो एंगल बन रही है वो थीटा बन रही है। क्या बन रही है, थीटा बन रही है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया आया, ठीक है, यहाँ पे ये जो n बता रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब पर यूनिट पर एरिया में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पर यूनिट एरिया में कितनी है वो कौन बताता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जहाँ पे ई ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा, जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने आपको बस बताया कि पर यूनिट एरिया में किसी भी सरफेस एरिया से होकर जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की नंबर क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब ये जो नंबर है यही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो नंबर है यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाली जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका क्या कहलाता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो n क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। n की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू ए। अगर छोटा सा सरफेस लें, अगर हम क्या लें, छोटा सा सरफेस लें जिसकी क्या है, एरियल वेक्टर यहाँ से डी ए है, जहाँ से और जिसमें से जाने वाली नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल बना रही हैं। क्या बना रही हैं, थीटा एंगल बना रही हैं। ठीक है, थीटा एंगल बना रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो ये जो फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इसको हम इंडिकेट करते हैं फाई से, और फाई इंटू ई हो जाएगा। तो ये जहाँ पे फाई ई आया, वो आया क्या, वो आया आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या है, डी ए। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या आया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। क्या आया, ई डॉट डी ए। अगर यहाँ पे थीटा है, तो आपको पता है एरियल वेक्टर के बगल वाला क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो फाई ई की वैल्यू आई वो आई आपकी ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ये फाई ई बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा है क्या, फाई ई को इंडिकेट करते हैं किससे, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला आया वो आया फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि फाई मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा उस केस में फाई मैक्सिमम होगा। मीन्स अगर कोई सरफेस ऐसे है तो अगर ये तो हुआ अपना एरियल वेक्टर, और जब एरिया वेक्टर हुआ अगर उसी डायरेक्शन में, उसी के पैरेलल, अगर उसी के डायरेक्शन में आपका ई भी जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जा रही है, तो वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम कब मिलेगा,
जब एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा तो आपका फाई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमम कब मिलेगा, जब फाई ई क्या हो जाए, फाई ई मिनिमम कब मिलेगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब थीटा अगर घट रहा है, व्हेन थीटा इज डिक्रीजेज देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंक्रीजेज, एंड व्हेन थीटा इज डिक्रीजेज, व्हेन थीटा इज इंक्रीजेज देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी डिक्रीजेज। तो यहाँ पे हमने एक रिजल्ट पाया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे आएगी, रिजल्ट आप लिख लो कि सर ये जो फाई ई आया वो क्या होता है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा होता है। अच्छा, अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखें तो फाई, सीधे सीधे बात बोलें, फाई ई इज इक्वल टू, अच्छा ये दोनों का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। जो वेक्टर को जब स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर क्या आता है, एक स्केलर आता है ना। तो फाई क्या है अपना, स्केलर है, क्या है, स्केलर। कॉस थीटा जिसके प्रोडक्ट में समझ लो वो स्केलर प्रोडक्ट दे रहा है, इसका मतलब ये आपका स्केलर है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन अगर आप निकालोगे तो न्यूटन का आपको पता है कि mL/t-2 होता है, और मीटर का L2 हो जाएगा, और कूलाम का क्या हो जाएगा, A/t, ठीक है, AT होता है, और अपान में है तो A-1 T-1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये m ही रहेगा, L3 हो जाएगा, है ना, और T-1 T- तो T-3 हो जाएगा, और A-1 बचा। तो ये हुआ आपका नेट डायमेंशनल फार्मूला। यूनिट इसकी एक और होती है, न्यूटन प्रति कूलम को बोलते हैं वोल्ट भी, क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो वोल्ट मीटर भी हो सकता है, वोल्ट मीटर स्क्वायर, है ना, वोल्ट मीटर स्क्वायर भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और वोल्ट मीटर स्क्वायर हो सकती है, और क्या हो सकती है, और हो सकती है डायमेंशन इसका mL3 T-3 A-1। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। एक बार फिर से रिकॉल करवा दूँ, बिल्कुल रिकॉल करवा देता हूँ मैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, सर किसी सरफेस से होके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, किसी सरफेस से होके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो है एक्चुअल में नंबर, किसका नंबर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से होके कितना पास हो रही है। उसका जो फार्मूला भी मैंने बताया कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। बात समझ में आई, छोटा सरफेस हो जाएगा डी ए हो जाएगा, अगर बड़े सरफेस की बात करें तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ सर बात यहाँ तक क्लियर हो गई है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हमने यूनिट भी पढ़ लिया, हमने डायमेंशन भी पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ लिया, हमने सॉलिड एंगल भी पढ़ लिया, और हमने यूनिट वेक्टर भी पढ़ लिया। अब हम चलेंगे किस पे, अपने स्लाइड पे, तो देखें क्या क्या हमने अभी तक कवर किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डिफाइंड एज द प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द कटिंग एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पीस। ये जैसे मैंने बताया था कि किसी सरफेस से होकर अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इंडिकेट करती है क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो थीटा इज इंक्रीजेज, फ्लक्स थ्रू द एरिया इज डिक्रीजेज। इफ ड्रॉ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड अलोंग द पॉजिटिव नॉर्मल इट इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। ये तो मैंने भी बताया है ना, ये तक तो आपको समझ में आ गया। यूनिट में मैंने बताया, यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। डायमेंशन क्या होता है, mL3 T-3 A-1, ये भी तक हमने डिस्कस कर लिया है सारी चीज़ें। फिर आता है अपना टाइप्स ऑफ फ्लक्स, हाँ अभी ये बचना बाकी था। तो टाइप्स ऑफ फ्लक्स देखना ध्यान से, टाइप्स ऑफ फ्लक्स की जब बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ फ्लक्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, पहला और दूसरा। पहला होता है एक तो पॉजिटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब सपोज दैट कोई एक सरफेस है और दूसरा सरफेस ये है, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है। अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, क्या निकल रही है, तो वहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो होता है पॉजिटिव फ्लक्स। क्या होता है, पॉजिटिव फ्लक्स। अगर किसी सरफेस में फील्ड लाइन आ रही हैं, क्या हो रही हैं, आ रही हैं, उसमें क्या होता है, निगेटिव फ्लक्स। बात समझ में आई, ये क्या होगा,
निगेटिव फ्लक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपका कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस मतलब ऐसे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई और इधर से निकल गई, तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी, इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली गई, तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स आया वो क्या आ गया, जीरो हो गया। बात समझ में आ गई? मतलब इसके अंदर जितना भी नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। किसी भी सरफेस के अंदर जो होता है वो नेट फ्लक्स जीरो होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो हमने यहाँ पे देखा टाइप्स ऑफ फ्लक्स दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स कब होता है, जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स जनरेट होता है, और जब किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर आती हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो निगेटिव टाइप का होता है। कोई दिक्कत नहीं है। गॉस लॉ। अब गॉस लॉ पढ़ो फिर हम प्रूफ करते हैं। तो गॉस अंकल हमें ये बोलते हैं कि भैया अगर अपने पास कोई चार्ज है और ये चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस में है, किस में है, क्लोज्ड सरफेस में है, तो इस सरफेस से ये अपने में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेके आएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो भेजेगा, नहीं तो अंदर लाएगा। अगर ये पॉजिटिव, तो इससे होके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, वो क्या जनरेट करेंगी, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करेंगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होता है, इस चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम होता है। ये है आपका गॉस लॉ। ये क्या है आपका गॉस लॉ। मतलब गॉस अंकल ये बताना चाहते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज होता है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है वो उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, या नॉट बोल तो एप्सिलॉन टाइम्स होता है। तो यही लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface enclosing a charge is 1/एप्सिलॉन नॉट times the magnitude of enclosed। मतलब जो नेट फ्लक्स आया वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स हो गया टोटल चार्ज जो इसके अंदर इंक्लोज्ड है। अगर मैं बोलता यहाँ पे 1+q, 2+q, 4+q, तो नेट चार्ज कितना आता, 2 1 3 4 7, तो मतलब 7q चार्ज होता, तो इसके प्रोडक्ट के 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता। बात समझ में आ रही है? तो वही बोले हैं कि जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज के कितना चार्ज उस बॉडी के अंदर है उसके 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके एक सिंपल फॉर्म, तो मैंने अभी यही बताया कि गॉस अंकल ये बोलते हैं कि किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस Q में Q इनक्लोज कितना है, टोटल Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं सर, E.dA लिख सकते हैं, है ना, E.dA लिख सकते हैं। तो टोटल इनक्लोज्ड बोला है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस है। जहाँ पे ये क्लोज लग जाए समझ लो क्लोज सरफेस की बात हो रहा है। किसी इंटीग्रल के ऊपर अगर क्लोज लग रहा है तो समझ लो कि ये क्लोज सरफेस की बात कर रहा है। तो टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, और ये क्या है, ये आपका phi E है। बात समझ में आई? कोई नहीं। ये हुआ आपका क्या, ये हुआ आपका गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम को अगर प्रूफ करना हो तो बहुत आसान है प्रूफ करना। तो चलिए हम प्रूफ करने की बात करते हैं, किसको, गॉस थ्योरम के प्रूफ को। चलो, तो गॉस थ्योरम आपको पता है, रिजल्ट याद है ना कि भैया कि जो phi E होता है टोटल, वो क्या होता है, E.dA जो होता है वो क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, तो अगर वीडियोस लेंदी हो गई हैं तो हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियोस वाकई में लेंदी हो जाएंगी। आपने इसमें बेसिक्स डिफिनेशंस देखी, गॉसेस थ्योरम का जो प्रूफ होने वाला है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। उसकी एप्लीकेशन प्लस गॉसेस थ्योरम एक वीडियो में हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो वहाँ पे करंट पढ़े रहोगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन भी आपको जस्ट समझ में आएगा। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा गॉसियन सरफेस क्या होता है। ये सब हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, और उसका प्रूफ भी देखेंगे।
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जो बच्चे नए हो, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाई एकलव्य बैच जो जा रहा है आपके पास, वो बेस्ट बैच होगा क्लास 12th के लिए। आपको भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप 2-3 चैप्टर कवर कर लोगे और आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा हाँ सर पूरा एकदम फैक्चुअल पढ़ाए हैं। अगर कोई भी साल भर नहीं पढ़ा है, अगर ये वीडियो पढ़ के चला जाता है, उसके 50% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स में, ये मेरी गारंटी है। और अगर पूरा पढ़ लिया स्टार्टिंग से तो भाई 100% मार्क लेके आ सकता है वो। फिजिक्स में कुछ नहीं है, बस बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एनसीईआरटी छोड़ के जाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब छोटी छोटी गलती ना आपके मार्क्स को कम कर देती हैं। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें स्कोर करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। बस आपका थोड़ा माइंड सेटअप बना के चलना पड़ेगा कि भैया हमें इतने दिन में इतना सिलेबस खत्म करना है और उसके बाद हमें रिवीजन कर लेना है, और न्यूमेरिकल तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व करना है। एसएल अरोरा का जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल हैं, वो अगर सॉल्व कर डाले तो आपका न्यूमेरिकल कभी नहीं फंसेगा, ठीक है। एससी वर्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एससी वर्मा तो थोड़ा अपर हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एसएल अरोरा की। एसएल अरोरा आपके जो टेक्स्ट बुक है ना एसएल अरोरा, वो अगर आप टोटल कर लिए तो आपका कहीं से भी छूटने वाला नहीं है एग्जाम। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन उसमें है, सब कुछ उसमें दिया गया है। तो मैं अगर कोई पूछता है कि आप सर कौन सा बुक रिकमेंड करेंगे, मैं तो एसएल अरोरा रिकमेंड करूँगा। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, जो आप चाहे चलिए, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, किसी भी बुक का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, किसी बुक वाले ने मुझे पैसे नहीं दिए कि आप मेरे बुक का प्रमोशन करो, ठीक है। तो मैं आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए एसएल अरोरा बेस्ट है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गॉसेस थ्योरम के साथ, उसके प्रूफ के साथ, और गॉसियन सरफेस के साथ, और उसके एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।